हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है शुभ चिंतक बनकर दोस्त की गृहस्थी बचाई। राकेश से झगड़कर सविता महीने भर से मायके में रह रही थी। उनके बीच सुलह कराने के लिए रेणु और संजीव ने उन दोनों को अपने घर बुलाया। ये मुलाकात करीब 2 घंटे चली, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अब साक्षी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, राकेश बोला। अतीत के उस प्रेम को भुलाने के बाद ही मैंने सविता से शादी की है। अब वो सिर्फ मेरी सहकर्मी है। उसे और मुझे लेकर सविता का शक बेबुनियाद है। हमारे विवाहित जीवन की सुरक्षा व सुख शांति के लिए ये नासमझी जबरदस्त खतरा पैदा कर रही है। अपने पक्ष में ऐसी दलीलें देकर राकेश बार बार सविता पर गुस्से से बरस पड़ता था। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के सामने रहें, फुफकारती हुई सविता बोली। इन्हें किसी दूसरी जगह नौकरी करनी होगी। इनकी उसके साथ ही नौकरी करने की जिद हमारी गृहस्थी के लिए खतरा पैदा कर रही है। तुम्हारे बेबुनियाद शक को दूर करने के लिए मैं अपनी लगी लगाई ये अच्छी खासी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हारे पास नहीं लौटूंगी। दोनों की ऐसी जिद के चलते समझौता होना असंभव था। नाराज होकर राकेश वापस चला गया। हमारा तलाक होता है तो हो जाए, पर राकेश की जिंदगी में दूसरी औरत की मौजूदगी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। सविता ने भी कठोर लहजे में अपना फैसला सुनाया तो उसकी सहेली रेणु का दिल कांप उठा था। रेणु ने के पति संजीव ने सविता के पास जाकर उसका कंधा पकड़ हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, सविता, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। राकेश की नौकरी ना छोड़ने की जिद तो यही साबित कर रही है कि दाल में कुछ काला है। तुम अभी सख्ती से काम लोगी तो ही कई भावी परेशानियों से बच पाओगी। राकेश की इस सलाह को सुनकर सविता और रेणु दोनों ही चौंक पड़ी। वो बिल्कुल नए सुर में बोला था। अभी तक वो सविता को राकेश के पास लौट जाने की ही सलाह दिया करता था। मैं अभी भी कहती हूँ कि राकेश पर विश्वास करके सविता को वापस उसके पास लौट जाना चाहिए। उसे उल्टी सलाह देकर आप बिल्कुल गलत शह दे रहे हैं। रेणु की आवाज में नाराजगी के भाव उभरे। मेरी सलाह बिल्कुल ठीक है। राकेश को अपनी पत्नी की भावनाओं को समझना चाहिए। ये यहाँ रहती रही तो जल्दी ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। संजीव को अपने पक्ष में बोलते देख सविता की आवाज में नई जान पड़ गई। रेणु, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। कम से कम तुम्हें तो मेरी मनोदशा को समझकर मेरा पक्ष लेना चाहिए। मुझे तो आज संजीव अपना ज्यादा बड़ा शुभचिंतक नजर आ रहा है, लेकिन ये समझदारी की बात नहीं कर रहे हैं। रेणु ने नाराजगी भरे अंदाज में उन दोनों को घूरा। मेरा बताया रास्ता समझदारी भरा है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। रेणु, फिलहाल लंच कराओ क्योंकि भूख के मारे अब पेट का बुरा हाल हो रहा है। संजीव ने प्यार से अपनी पत्नी रेणु का गाल थपथपाया, पर वो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराई और नाराजगी दर्शाती रसोई की तरफ बढ़ गई। आगामी दिनों में संजीव का सविता के प्रति व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। इस बदलाव को देख रेणु हैरान भी होती और परेशान भी। सविता, तुम जैसी स्मार्ट, सुंदर और आत्मनिर्भर युवती को अपमान भरी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीनी चाहिए। तुम राकेश से हर मामले में 21 हो, फिर तुम क्यों झुको और दबाव में आकर गलत तरह का समझौता करो। तुम जैसी गुणवान रूपसी को जीवन संगिनी के रूप में पाकर राकेश को अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए। तुम्हें उसके हाथों किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं सहना है। संजीव के मुंह से निकले ऐसे वाक्य सविता का मनोबल भी बढ़ाते और उसके मन की पीड़ा को भी कम करते। अगर रेणु सविता को बिना शर्त वापस लौटने की बात समझाने की कोशिश करती तो वो फौरन नाराज हो जाती। धीरे धीरे सविता और संजीव एक हो गए और रेणु अलग थलग पड़ती चली गई। राकेश की चर्चा छिड़ती तो उसके शब्दों पर दोनों ही ध्यान नहीं देते। सविता संजीव को अपना सच्चा हितैषी बताती। अब रेणु के साथ अक्सर उसका झगड़ा ही होता रहता था। सविता के सामने ही संजीव अपनी पत्नी रेणु से कहता, ये बेचारी कितनी दुखी और परेशान चल रही है। इस कठिन समय में इसका साथ हमें देना ही होगा। अपने दुख दर्द के दायरे से निकलकर जब ये कुछ खुश और शांत रहने लगेगी तब हम जो भी इसे समझाएंगे
वो इसके दिमाग में ज़्यादा अच्छे ढंग से घुसेगा। अभी हमें इसका मजबूत सहारा बनना है, ना कि सबसे बड़ा आलोचक। संजीव सविता का सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया। उसके हर कार्य की तारीफ करते उसकी जबान न थकती। उसे खुश करने को वो उसके सुर में सुर मिलाकर बोलता। उसके लतीफ़े सुनकर सविता हंसते हंसते दोहरी हो जाती। अपने रूप रंग की तारीफ सुन उसके गाल गुलाबी हो उठते। तुम कहीं सविता पर लाइन तो नहीं मार रहे हो? एक रात अपने शयन कक्ष में रेणु ने पति संजीव से यह सवाल पूछ ही लिया। इस सवाल के पीछे क्या ईर्ष्या व असुरक्षा का भाव छिपा है रेणु? संजीव उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? जिस दिन मैं अपनी आंखों से कुछ गलत देख लूंगी उस दिन तुम दोनों की खैर नहीं। रेणु ने नाटकीय अंदाज में आंखें तरेरी। संजीव ने हंसते हुए उसे छाती से लगाया और कहा, पति की जिंदगी में दूसरी औरत आने की कल्पना ऐसा सचमुच हो जाने की सच्चाई की तुलना में कहीं ज्यादा भय और चिंता को जन्म देती है डार्लिंग। मैं सविता का शुभ चिंतक हूँ, प्रेमी नहीं। तुम उल्टी सीधी बातें ना सोचा करो। उस वक्त संजीव की बाहों के घेरे में कैद होकर रेणु अपनी सारी चिंताएं भूल गई। पर सविता व अपने पति की बढ़ती निकटता के कारण अगले दिन सुबह से फिर वो तनाव का शिकार हो गई थी। संजीव का साथ सविता को बहुत भाने लगा था। वो लगभग रोज शाम को उनके घर चली आती या फिर संजीव ऑफिस से लौटते समय उसके घर रुक जाता। सविता के माता पिता व भैया भाभी उसे भरपूर आदर सम्मान देते थे। उन सभी को लगता कि संजीव से प्रभावित सविता उसके समझाने से जल्दी ही राकेश के पास लौट जाएगी। सविता ने एक शाम ड्राइंग रूम में सामने बैठे संजीव से कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा सहारा ना होता तो मैं तो तनाव के मारे पागल ही हो जाती। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों के बीच ऐसे थैंक यू कानों को चुभते हैं सविता। हमारी दोस्ती मेरे जीवन में भी खुशियों की महक भर रही है। तुम्हारे शानदार व्यक्तित्व से मैं भी प्रभावित हूँ। संजीव की आंखों में प्रशंसा के भाव उभरे। तुम दिल के बहुत अच्छे हो संजीव, और तुम बहुत सुंदर हो सविता। संजीव ने उसकी प्रशंसा आंखों में गहराई से झांकते हुए की थी। उसकी भावुक आवाज सविता के बदन में अजीब सी सरसराहट दौड़ा गई। वो संजीव की आंखों से आंखें मिला ना सकी और लजाते से अंदाज में उसने अपनी नजरें झुका ली। संजीव अचानक उठा और उसके पास आकर बोला, मेरे होते हुए तुम किसी बात की चिंता ना करना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। कल रविवार को नाश्ता हमारे साथ करना। बाय। आगे जो हुआ वो सविता के लिए अप्रत्याशित था। संजीव ने बड़े भावुक अंदाज में उसका हाथ पकड़कर चूम लिया था। संजीव की इस हरकत ने सविता की सोचने समझने की शक्ति हर ली। उसने नजरें उठाईं तो संजीव की आंखों में उसे अपने लिए प्रेम के गहरे भाव नजर आए। संजीव को सविता अपना अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती थी। उस दोस्त ने अब प्रेमी बनने की दिशा में पहला कदम उसका हाथ चूमकर उठाया था। संजीव की आंखों में देखते हुए सविता पहले शर्माए से अंदाज में मुस्कुराई और फिर अपनी नजरें झुका ली। उसने संजीव को अपना प्रेमी बनने की इजाजत इस मुस्कान के रूप में दे दी थी। बिना और कुछ कहे संजीव अपने घर चला गया था। उस रात सविता ढंग से सो नहीं पाई थी। सारी रात मन में संजीव व राकेश को लेकर उथल पुथल चलती रही थी। सुबह तक वो ना राकेश के पास लौटने का निर्णय ले सकी और ना ही संजीव से निकटता कम करने का। मन में घबराहट व उत्तेजना के मिले जुले भाव लिए वो अगले दिन सुबह संजीव और रेणु के घर पहुंच गई। मौका मिलते ही वो संजीव से खुलकर ढेर सारी बातें करने की इच्छुक थी। नए नए बने प्रेम संबंध को निभाने के लिए बड़ी गोपनीयता व सतर्कता की जरूरत को वो रेखांकित करने के लिए आतुर थी। रेणु नाराज होकर मायके चली गई है। घर में प्रवेश करते ही संजीव के मुंह से ये सुनकर सविता जोर से चौंक पड़ी थी। क्यों नाराज हुई रेणु? सविता ने धड़कते दिल से पूछा। कल शाम तुम्हारा हाथ चूमने की खबर उस तक पहुंच गई। वो कैसे? घबराहट के मारे सविता का तो चेहरा पीला पड़ गया। शायद तुम्हारी भाभी ने कुछ देखा और रेणु को खबर कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ संजीव। मैं रेणु का सामना कैसे करूंगी? वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है।
सविता तड़प उठी। सविता को सोफे पर बैठाने के बाद उसकी बगल में बैठते हुए संजीव ने दुखी स्वर में कहा, कल शाम को जो घटा वो बहुत गलत था। मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए था। दोस्ती को कलंकित कर दिया मैंने। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। एक गहरी सांस छोड़कर संजीव बोला, रेणु से मैं बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी न जाने कैसे तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है। तुमसे मैं प्यार करने लगा हूँ मैं। रेणु बहुत गुस्से में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब क्या होगा। हमसे बड़ी भूल हो गई है। सविता सुबह उठी। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारे दुख दर्द को बांटते बांटते मैं भावुक हो उठता था। तुम्हारा अकेलापन दूर करने की कोशिश में मैं शुभ चिंतक बनकर रहा था और अंततः प्रेमी बन बैठा। कसूरवार मैं भी बराबर की हूँ संजीव। जो प्रेम अपने पति से मिलना चाहिए था उसे अपने दोस्त से पाने की इच्छा ने मुझे गुमराह किया। तुम ठीक कह रही हो सविता, संजीव सोचपूर्ण लहजे में बोला। तुम अगर राकेश के साथ होती, उसके साथ प्रसन्न व सुखी होती, तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती की सीमा कभी नहीं टूटती। तुम्हारा अकेलापन, राकेश से बनी अनबन और मेरी सहानुभूति व तुम्हारा सहारा बनने की कोशिशें हमारे बीच अवैध प्रेम संबंध को जन्म देने का कारण बन गए। अब क्या होगा? मुझे राकेश के पास लौट जाना चाहिए। अपनी सहेली के दिल पर लगे जख्म को भरने का यही एक रास्ता है। बाद में कभी मैं उससे माफी मांग लूंगी। सविता ने कांपते स्वर में समस्या का हल सामने रखा। तुम्हारा लौटना ही ठीक रहेगा सविता। फिर मेरे दिमाग में एक और बात भी उठ रही है। कौन सी बात? यही कि तुम राकेश से दूर होकर अगर मेरी सहानुभूति व ध्यान पाकर गुमराह हो सकती हो, तो आजकल राकेश भी तुमसे दूर व अकेला रह रहा है। उस लड़की साक्षी के साथ उसका आज संबंध नहीं भी है, तो कल को वो ऐसी ही सहानुभूति व अपनापन तुम्हारे पति से जताकर उसके दिल में अवैध प्रेम संबंध का बीज क्या आसानी से नहीं बो सकेगी? संजीव की अर्थपूर्ण नजरें सविता के दिल की गहराइयों तक उतर गईं। देखते ही देखते आंसुओं के बजाय उसकी आंखों में तनाव और चिंता के भाव उभर आए। यू आर वेरी राइट संजीव। सविता अचानक उत्तेजित सी नजर आने लगी। राकेश से अलग रहकर मैं सचमुच भारी भूल कर रही हूँ। खुद भी मुसीबत का शिकार बनी हूँ और उधर राकेश को किसी साक्षी की तरफ धकेलने का इंतजाम भी ना समझी में खुद ही कर रही हूँ। आई मस्ट गो बैक। हाँ, तुम आज ही राकेश के पास लौट जाओ। मैं भी रेणु को मनाकर वापस लाता हूँ। रेणु मुझे माफ कर देगी ना? जब मैं कहूँगा कि आज तुमने मुझे यहाँ आकर खूब डांटा, तो वो निश्चित ही तुम्हें कसूरवार नहीं मानेगी। तुम दोनों की दोस्ती बनाए रखने को, एक दूसरे की इज्जत आंखों में बनाए रखने को मैं सारा कसूर अपने ऊपर ले लूँगा। थैंक यू संजीव। मैं सामान पैक करने जाती हूँ। सविता झटके से उठ खड़ी हुई। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। संजीव भावुक हो उठा। तुम बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान हो। तुम भी अपना और राकेश का ध्यान रखना। गुड बाय। सविता ने हाथ हिलाकर गुड बाय कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद दरवाजा बंद करके संजीव ड्राइंग रूम में लौटा तो मुस्कुराती हुई रेणु ने उसका स्वागत किया। वो अंदर वाले कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। तुमने तो कमाल कर दिया। सविता तो राकेश के पास आज ही वापस जा रही है। रेणु बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी। मुझे खुशी है कि मेरी योजना सफल रही। सविता को ये बात समझ में आ गई है कि जीवन साथी से उसकी जिंदगी में दूसरी औरत की उपस्थिति के भय के कारण दूर रहना मूर्खतापूर्ण भी है और खतरनाक भी। मैं फोन करके राकेश को पूरे घटनाक्रम की सूचना दे देता हूँ। संजीव मुस्कुराता हुआ फोन की तरफ बढ़ा। आपने अपनी योजना की जानकारी मुझे आज सुबह से पहले क्यों नहीं दी? तब तुम्हारी प्रतिक्रियाओं के बनावटीपन आ जाता। डार्लिंग, योजना समाप्त हुई तो अब सविता को भुला तो दोगे ना? तुम अकेला छोड़कर नहीं जाओगी तो उसका प्रेम मुझे कभी याद नहीं आएगा जाने मन। उसे छेड़कर संजीव जोर से हंसा तो रेणु ने पहले जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया और फिर उसकी छाती से जा लगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।